Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about transportation of substances across the plasma membrane of cell. कल हम लोगों ने क्या देखा था? सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स को डिटेल्स में कल हम लोगों ने देखा था. वहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, ठीक है. और फ्लूइड मोजाइक मॉडल की हेल्प से हमने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस किया था. वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो केमिकल से मिलके बना हुआ है. कौन कौन केमिकल से? तो मोस्टली लिपिड से और किससे? तो प्रोटीन से. वहाँ पे प्रोटीन भी दो टाइप्स के थे. एक हमारे एक था इंटीग्रल प्रोटीन जो बाइलिपिड लेयर्स था उसके पूरे मेम्ब्रेन को, जैसे कि हमने क्या देखा था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बाई लेयर है, इस टाइप का है ना. और इसी में प्रोटीन्स भी रहता है. वो प्रोटीन्स हमारा जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं. एक कौन से होते हैं? एक इंटीग्रल प्रोटीन जो ये मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करता है, उसे हम लोग क्या बोले थे? उसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स बोले थे. और जो सिर्फ इसके सरफेस से अटैच रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलो तो क्या बोलते हैं इसको? पेरिफेरल प्रोटीन. यही बोलते हैं ना. तो क्या देखा था हम लोगों ने? यही है हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सही ढंग से एक्सप्लेन करता है. इसके पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए हैं लेकिन वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं करता है. लेकिन दो साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था? सिंगर एंड निकोलसन, बाद में इन्होंने क्या कौन सा मॉडल दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. और उसमें उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के बाई लेयर से बना हुआ है और इसमें दो टाइप्स के प्रोटीन है. एक प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर रहा है उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? उसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं. और एक जो सिर्फ इसके सरफेस पे अटैच है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं. यही कल हम लोगों ने देखा था. अब आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है कि सेल्स के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. लाइक जो हमारा रेस्पिरेशन है जिसके थ्रू एनर्जी एटीपी यानी एनर्जी निकलता है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो सेल्स के अंदर ही होता है. तो अब वो यहाँ पे मान लो कि ये मेरा सेल है, ठीक है. तो सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होंगे. जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज हमारा किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? एटीपी फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है. और इसके साथ साथ ये क्या रिलीज करता है? CO2. और CO2 की कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में नहीं है. तो ये CO2 इस मेम्ब्रेन के क्रॉस जाएगा ना बाहर, फिर ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड के थ्रू वो हार्ट में जाएगा, हार्ट के थ्रू लंग्स में जाएगा और फिर ब्रीदिंग का एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू वो हमारी बॉडी से एग्जिट करेगा. इतना सारा प्रोसेस होगा ना. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? CO2 को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा. प्लस ये जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन, ये तो सेल के अंदर रहता नहीं है. इसको हम लोग जब सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हमारे ब्लड में मिक्स होता है और फिर ये ब्लड की हेल्प से ही हमारे सेल में जाता है ना. तो ये ऑक्सीजन भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही अंदर गया होगा. और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर बन रहा है वो भी हमारा इसको क्रॉस करके ही बाहर आएगा. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस है सेल्स के अंदर जो कि बाहर आता है, ठीक है. और बहुत सारे बाहर का चीज भी हमारा अंदर जाता है. तो जैसे वाटर हो गया, ये गैसेस हो गया और भी बहुत कुछ है. तो अब ये सारी चीज की ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस कैसे होती है? क्योंकि हमें क्या पता है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सिलेक्टिव. कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने देता है. तो अब आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? यही कि ये सारे चीजों की ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है. गॉट इट? उसमें फर्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस कैसे कोई भी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसे कोई अंदर जाता है और अंदर से कोई बाहर जाता है. जैसे ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है और CO2 सेल के अंदर से
तो देखो 3 टाइप्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। फर्स्ट हमारा क्या होता है पैसिव, सेकंड हमारा क्या होता है एक्टिव एंड थर्ड हमारा क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी 2 टाइप्स है, एक हमारा क्या है डिफ्यूजन और दूसरा हमारा क्या है ऑस्मोसिस। गॉट इट? तो पैसिव एक्टिव बल्क, अब इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तभी नहीं इसको अलग अलग कैटेगराइज किए हैं। किसी को पैसिव बोल रहे हैं, किसी को एक्टिव बोल रहे हैं, किसी को बल्क बोल रहे हैं। अगर ये सेम चीज होता तो एक ही में इसको रखते हैं, लेकिन अलग अलग रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है भाई यहाँ पे, तभी इसको अलग अलग रखे हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है देखो। पैसिव ट्रांसपोर्ट उस टाइप्स की ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स या गैसेस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है, तो कोई भी एनर्जी की वहाँ पे खर्च नहीं होता, ठीक है, बिना एनर्जी को यूज किए ये ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से ब्लड में बाहर आके मिक्स होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से मूव करता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो बिना एनर्जी यूज किए, और बिना एनर्जी यूज किए किसी भी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इन दिस मेथड सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कहीं पे भी जहां पे भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सब्सटेंसेस जो भी मूव कर रहा है वो अपने ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव करता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे कोई सब्सटेंस ज्यादा प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन, और जहाँ पे कम प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन। अगर कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव कर रहा है। गॉट इट? और कोई भी सब्सटेंस हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करेगा तो बिना एनर्जी यूज किए मूव करता है, और जो भी बिना एनर्जी यूज किए मूव करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम्पल में दिया होगा कि कहीं पे हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो मान लो ये रूम है, ठीक है, रूम के एक कॉर्नर पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, और परफ्यूम यूज कर रही हूँ, तो जिस कॉर्नर पे मैं होंगी वहीं पे ना परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि रूम में तो उसका कंसंट्रेशन होगा नहीं, क्योंकि पूरी रूम में मैंने स्प्रे थोड़ी किया है, अपने कपड़े में कर रही हूँ, ठीक है, तो जहाँ पे मैं खड़ी रहूंगी वहां पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर कोई दूसरे कॉर्नर पे भी खड़ा रहता है तो उसको भी उसका स्मेल आने लगता है। तो क्यों आने लगता है, क्योंकि ये जो परफ्यूम है यहाँ पे इस कॉर्नर में हायर कंसंट्रेशन है, तो ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव करने लगता है, इस वजह से वहां पे भी वो पहुंच जाता है और वहां पे भी हमें उसका स्मेल पता चलता है। गॉट इट? वैसे अगरबत्ती जलाते हैं पूजा वाले रूम में, पूरे घर में स्मेल आता है, तो जहाँ पे अगरबत्ती जलाए हैं वहाँ पे उसका हायर कंसंट्रेशन है, पूरे घर में लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगी बिना एनर्जी यूज किए, बिकॉज ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि इन दिस मेथड सब्सटेंस मूव्स अक्रॉस देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी यूज नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट? एंड थर्ड हमारा क्या है, डज नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। अगर हम किसी भी चीज को उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूवमेंट करवाते हैं उसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करवा रहे हैं उसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और उसी में एनर्जी यूज होता है। और उस ट्रांसपोर्ट के लिए हम बहुत सारे कैरियर प्रोटीन यूज करते हैं, प्रोटीन जिसके हेल्प से वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, या पंप जिसके हेल्प से हम लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करवाते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं प्रोटीन यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूवमेंट होती है, तो वहां पे कोई भी कैरियर प्रोटीन कोई भी पंप सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया तो क्या मैंने किसी का हेल्प लिया, कोई थर्ड मीडियम है इसको वहां तक स्प्रे करने के लिए नहीं आया ना, वो तो एयर के थ्रू ऐसे ही हो गया, उसके लिए कोई कैरियर प्रोटीन कोई पंप ये सब यूज हुआ नहीं यूज हुआ। तो यही यहाँ पे भी बोल रहा है
रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। गॉट इट? फिर हमारा ये लास्ट पॉइंट है, ये क्या है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर गैसेस एंड पासेस थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन कौन सी चीज पास करता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन से राइज हो रहा है ना कि मैम पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, तो अब आप ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से किस किस चीज की मूवमेंट होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से वाटर, गैसेस, आयन, ये सब की मूवमेंट होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाहर जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, ठीक है। वाटर बाहर से शेल के अंदर जाएगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, और छोटा छोटा आयंस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ही सेल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। गॉट इट? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये क्लियर हो गया? सो अब हम लोग अब देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग दो टाइप्स का देखेंगे। एक देखेंगे, क्या देखेंगे, डिफ्यूजन, और इसको दूसरे कलर से कर देंगे। एक हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन, और सेकंड हमारा क्या होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या अंतर है, ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। तो देखो डिफ्यूजन, क्लास 9 में केमिस्ट्री में भी डिफ्यूजन पढ़ने को मिला होगा आई थिंक। The process by which a substance uniformly is spared into another substance by a random movement of its particle from a region of a high concentration to a region of low concentration is called diffusion. Example हमारा CO2 हो सकता है, ink in water हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है। अभी जो मैंने पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही ना पार्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का है, एक डिफ्यूजन है, एक ऑस्मोसिस है। तो अभी मैंने पहले कुछ देर पहले एक बार ये बोला कि वो फिल्म को स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पे, वहाँ पे जा रहा है उसका स्मेल, तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। इसमें क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और यही चीज यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच a substance uniformly is spared into another substance by a random movement of its particle from a region of a high concentration to region of a low concentration। जैसे समझो यहाँ पे एक कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मान लो वाटर है, इसमें आप जब इंक ऐड करोगे तो इंक इसके सरफेस पे आएगा ना, जैसे ऐड कर रहे हो तो, लेकिन कुछ टाइम बाद देखना कि धीरे 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 करके ये पूरा, जैसे कि मान लो मैंने ब्लू इंक, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या रखा है, इस कंटेनर में मैंने स्ट्रो को रखा है, ठीक है। जब मैं इसमें इंक ऐड करूंगी तो उस इंस्टेंट में इंक हमें कहाँ दिखेगा, बस सरफेस पे दिखेगा। सरफेस पे हमें मान लो ब्लू इंक है मेरा, तो सरफेस पे मेरे को ब्लू कलर का दिखेगा, पूरा नीचे तक नहीं ना दिखेगा, हाँ। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये इंक पूरे जगह फैल जाता है और पूरा पानी का कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ब्लू इंक में। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर होली में जो कलर हम लोग डालते हैं, ठीक है, बकेट में पानी लेके और कलर डालते हैं, तो फर्स्ट टाइम जैसे डालते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला सरफेस पे रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरे पानी का कलर, अगर रेड मैंने डाला है तो पूरा पानी का कलर कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे डिफ्यूजन का हेल्प से होता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस, मान लो यहाँ पे सरफेस पे इसका इंक का कंसंट्रेशन हायर था ना, हाँ, पूरे पानी में इसका कंसंट्रेशन लोअर था, तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव किया और सारे में स्पेयर्ड हो गया। इस वजह से पूरे पानी का कलर कैसे चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, और इसको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, इस वजह से इसको हम लोग पैसिव में रखे हैं। तो यही डिफ्यूजन यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारे गैसेस की मूवमेंट होती है। CO2 जो रेस्पिरेशन का रिजल्ट होता है, ATP के साथ CO2 की फॉर्मेशन होती है सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हमारा हाई होता है। तो अब CO2 क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जैसे सेल से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बाहर आता है और ब्लड में मिक्स होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग डिफ्यूजन ही बोलेंगे। गॉट इट? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना।
सॉल्यूशन पता है ना, केमिस्ट्री, ये सारे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन किस चीज से बना हुआ होता है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और डिफ्यूजन भी हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का ही मूवमेंट है। तो फिर डिफ्यूजन को अब हम ऑस्मोसिस से अलग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में सिर्फ हमारा सॉल्वेंट ही हायर कंसंट्रेशन के क्रॉस, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। इस वजह से हम लोग ऑस्मोसिस को स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में डिटेल्स में दिया है। तो ये हमारा डिफ्यूजन हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है? सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। गॉट इट? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? तो ये ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को यूज करके हमारे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस किसकी मूवमेंट होती है? तो वाटर की। वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है? सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन से राइज कर रहा है कि वाटर की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन से प्रोसेस की हेल्प से होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ऑस्मोसिस की हेल्प से। गॉट इट? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ऑस्मोसिस, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स का सॉल्यूशन। एक हमारा क्या होता है? हाइपोटोनिक, और एक हमारा क्या होता है? आइसोटोनिक, और एक हमारा क्या होता है? हाइपोटोनिक। इसको पढ़ने से पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशन किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नोन एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर देते हैं। जैसे कि मेरा कोई भी सॉल्यूशन होगा, मान लो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन किस चीज से बना होगा? तो सॉल्वेंट से, और किस चीज से? मान लो सॉल्यूट है प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूट है, यू है, इस चीज से सॉल्यूशन बना हुआ होता है। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर कम है तो उसे क्या बोलते हैं? अगर सॉल्यूट कम है तो उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बस यही कॉन्सेप्ट से ये वाला हमारा एक्सप्लेन होगा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इतना बात तुमको पता है ना कि सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से बना होगा, और सॉल्यूट ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, और अगर हमारा सॉल्यूट कम होगा तो क्या बोलेंगे? हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, एंड हाइपोटोनिक क्या होता है। तो हाइपोटोनिक, सॉरी, पहले हम लोग हाइपोटोनिक से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट मोड, मतलब ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ ना, जहां पे सॉल्यूट कम रहता है उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ही ना बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया। और फिर हमारा क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का अमाउंट एक जैसा है। गॉट इट? फिर हमारा क्या है? हमारा लास्ट हाइपोटोनिक, इसमें हमारा सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। तो जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट यानी वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, वाटर का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक में ज्यादा होगा ना, क्योंकि सॉल्यूट का कम है इसी वजह से डाइल्यूट है, तो वाटर का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और हाइपोटोनिक में हमारा सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर होती है। ये बात क्लियर है ना कि हाइपोटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन लोअर होगा और हाइपोटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन हायर होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर है तो अभी आप पूछ सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। नहीं है? तो अगर हम मान लो कोई किशमिश ड्राई फ्रूट, ठीक है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, या फिर आरबीसी को ही अगर हम ये तीनों सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, यही हमको अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटोनिक में डाल रहे हैं तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है लेकिन सॉल्वेंट कम होता है, मतलब इस सॉल्यूशन में वाटर की लैकनेस होगी ना, वाटर कम होगा ना। हाँ, हाइपोटोनिक में वाटर कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आरबीसी डाला, रेड ब्लड सेल डाला, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये देखिएगा, और ये किस टाइप का होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कम है, लेकिन आरबीसी में वाटर की अमाउंट इसके कंपेयर में ज्यादा है। हाइपोटोनिक में जितना वाटर है उसके कंपेयर में हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा ना, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा ना, तो आरबीसी से हमारा वाटर निकल के कहाँ आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। तो जब आरबीसी से वाटर बाहर आएगा तो आरबीसी क्या होगा, श्रिंक करेगा ना, पिचक जाएगा ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डाल रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से आरबीसी का वाटर यहाँ से हाइपोटोनिक की तरफ मूव करने लगेगा। इसका मतलब आरबीसी से वाटर निकल जाएगा तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। ये क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हुआ पता है ना? अगर कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकते हो, अभी फिर से एक बार। मैंने अभी ये वाले स्लाइड में, आई थिंक वो डिलीट हो गया, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि हाइपोटोनिक का मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम, यही बोला ना मैंने, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन में अगर हम किसी आरबीसी को डाल रहे हैं तो यहाँ पे वाटर की कमी है ना, वाटर कम है, तो आरबीसी का वाटर, यहाँ आरबीसी के अंदर वाटर ज्यादा है तो वाटर अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस मूव करेगा ना, तो वाटर आरबीसी से हमारा इस सॉल्यूशन में आने लगेगा ना। तो तो हमारा आरबीसी क्या होगा, आरबीसी हमारा श्रिंक कर जाएगा। यही बात बोलना चाह रहे हैं, अब समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया ना अब? और फिर इसी आरबीसी को अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का मतलब अमाउंट इक्वल है, तो यहाँ पे वाटर मूव नहीं करेगा और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आरबीसी जिस शेप में, जिस साइज में इस सॉल्यूशन के अंदर है उसी शेप और साइज में रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ज्यादा है। यहाँ पे जितना सॉल्वेंट है, जहाँ जितना वाटर की अमाउंट है, आरबीसी के अंदर भी उतना ही वाटर की अमाउंट है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम होगा तो किसी भी चीज की मूवमेंट होगी नहीं होगा ना, तो यहाँ पे सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसी सेल्स को जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे डालेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट यहाँ पे कम और वाटर यहाँ पे ज्यादा, तो ऑस्मोसिस क्या होता है,
ये फूल जाएगा ना, स्वेल हो जाएगा ना। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अगर हाइपरटोनिक में वाटर की कमी है तो आरबीसी से वाटर हाइपरटोनिक में आने लगेगा। तो हाइपरटोनिक में अगर हम रेड ब्लड सेल को डाल रहे हैं तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। और आइसोटोनिक में डाल रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो आरबीसी क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है ना इतना? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स के बाहर से पानी आ रहा है, सेल्स के बाहर से पानी आ रहा है ना, सॉरी सेल्स के अंदर से पानी बाहर आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोऑस्मोसिस। बिकॉज इसमें क्या हुआ है, सेल्स के अंदर से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर पानी जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एंडोऑस्मोसिस। तो ये चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, ठीक है। जैसे हाइपोटोनिक में हमारा क्या हो रहा है, सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस, एंटर कर रहा है अंदर, ठीक है। और सेल से बाहर पानी जा रहा है हमारा हाइपोटोनिक में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, मतलब सेल से एग्जिट कर रहा है। तो ये हमेशा एग्जिट, एक्स मतलब क्या होता है, एग्जिट, बाहर निकलना। तो सेल से बाहर कब पानी निकलता है, तो वो कब हमें देखने को मिलता है, हाइपोटोनिक में। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सोऑस्मोसिस। और सेल्स के अंदर जब पानी जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। और ये कंडीशन हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखेंगे। इतना सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? हाँ, ओके। ये अब ये हम लोग का पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट उस टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की यूजेज नहीं होती है, ठीक है, बिना एनर्जी का। और कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट को यूज करके गैसेस मॉलिक्यूल्स, वाटर और स्मॉलर आयंस मतलब मूव करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी दो टाइप्स होता है। एक हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो मतलब ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, ठीक है। डिफ्यूजन में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, जो कि हमारे सेल में CO2 की होती है, ठीक है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर हम लोगों ने 3 सॉल्यूशन को देखा। एक हमारा हाइपोटोनिक था, हाइपोटोनिक मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा और सॉल्वेंट का कम, मतलब पानी की कमी। तो जब उसमें आरबीसी को डालेंगे तो उस सॉल्यूशन से पानी, सॉरी, जब उसमें आरबीसी को डालेंगे तो उसमें पानी की कमी है, तो आरबीसी का पानी उस सॉल्यूशन में आएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो उस टाइम में हमारा सेल क्या हो जा रहा था, श्रिंक कर जा रहा था, ठीक है, और पानी बाहर आ रहा था, तो उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोल रहे थे। आइसोटोनिक में कुछ नहीं हो रहा था, जैसा सेल है, जैसे सॉल्यूशन है, बस वैसे ही रह रहा था। लेकिन हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, इसी को ना हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट मतलब क्या हुआ, वाटर। तो अब वाटर सॉल्यूशन में ज्यादा है तो सेल की तरफ मूव करेगा ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर जाता है तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, और सेल के अंदर जाता है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोऑस्मोसिस। बस आज हम लोगों को इतना ही देखना था। अब इससे, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा या इस चैप्टर का प्रीवियस डाउट, देन यू कैन आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स? और बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक को कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्वेश्चन से आंसर करूंगी। मैं पूछ सकती हूँ? राजदीप कम है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन
बोलते हैं या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं? हाइपरटोनिक को कंसंट्रेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कौन ज़्यादा रहता है? सॉल्यूट ज़्यादा रहता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है? सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है कंसंट्रेटेड। सॉल्यूट, ओके, अच्छे से थोड़ा सा। और यू कम हियर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा रहती है, ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जब इसके अंदर हम आरबीसी को डालेंगे तो क्या होगा? श्रिंक होगा। क्यों श्रिंक होगा? उसके अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा, उसके अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस तो बोलते ही हैं, लेकिन ये किसका टाइप है? मतलब ऑस्मोसिस बोलते हैं कि डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट उसकी मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन स्ट्रैक्टिव परमिएबल के थ्रू, उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस हम किसे बोलते हैं? सॉल्वेंट की मूवमेंट उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में स्ट्रैक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस, उसे ही हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। गॉट इट? Okay, that's all for today. Have a nice day. Thank you.